वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के प्रथम चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्लास 6, 7, 8 के ही बच्चे पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना है सभी लोग पढ़ेंगे। व्याकरण सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। व्याकरण के बिना हम कुछ कार्य को नहीं कर सकते। किसी के साथ हमें बैठना, उठना, सोना, पीना, जो भी कुछ करना है सब व्याकरण के ही देन है। किसी बात करना, कैसे एक दूसरे के साथ खड़ा होना, रहना, आदर करना, ये सब व्याकरण के ही देन है। सबसे छोटी इकाई हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आइए आज हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा से क्या लाभ होता है, भाषा क्या होता है। तो हम पहले भाषा को परिभाषित करेंगे। यहाँ देखिए दे दिया गया है कि मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा होती है। जैसे कि दो लड़के हैं, आमने सामने खड़े हुए हैं, अपने में ही बातचीत कर रहे हैं। एक लड़का दूसरे लड़के से कुछ कहता है, जो भी कुछ कहता होगा, फिर दूसरे लड़के पहले लड़के से कहता है, यानी पहला लड़का जो भी कुछ बोला है दूसरे लड़के से, और दूसरा लड़का जो भी कुछ बोला है पहला लड़का से, यानी कि अपने भाव को देते हैं और लेते हैं, अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं। उसी को ही हम भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक का मतलब होता है मुंह से, और लिखित का मतलब होता है लिख कर। तो हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। मुंह से बोला हुआ शब्द, या कोई भी हम वाक्य बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मुंह से बोलकर एक दूसरे के साथ उस भाषा का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा का सीधा तात्पर्य होता है लिखकर, यानी एक व्यक्ति लिखकर दूसरे व्यक्ति यहां अपने भाव को रख सकता है। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति अपनी बात को एक दूसरे जगह पर, दूसरे राज्य में भेजने के लिए जीमेल का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, पेजर का यूज करते हैं। तो जीमेल पर क्या होता है, या ईमेल के द्वारा हम यहां से कुछ लिखते हैं और उनकी ईमेल पर हम भेज देते हैं। वो अपना ईमेल खोजते हैं और उसको देखते हैं, उसके बाद आपको धन्यवाद बोलते हैं। उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक और लिखित भाषा। उसके बाद आते हैं सांकेतिक भाषा। भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक भाषा है। सही मायने में देखा जाए तो जो ट्रेन की पटरी है, ट्रेन आती है, उस पर लाइट लगी होती है, या चौराहे पर होती है, वह संकेत देती है कि रुको, जाओ। ये सबका संकेत है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम संकेत के माध्यम से परीक्षा में, जैसे परीक्षा में क्या करते हैं बच्चे की कॉपी और पेपर मिल जाता है, बच्चों को कॉपी लिखते रहते हैं,
उसके बाद कहीं से टीचर आते हैं, जबकि उससे पहले दोनों लड़के आपस में मतलब संकेत के द्वारा इशारा करते हैं आंखों से कि देखो सर जी आ रहे हैं। आंख के माध्यम से इशारा करते हैं कि सर जी आ रहे हैं, तुम भी चुप हो जाओ और हम भी चुप हो जाए। उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत के द्वारा इशारा हम करते हैं, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, संकेत कहते हैं। यहां पर देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब यह होता है कि मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मातृ अर्थात माता। माता से है जब बालक छोटा रहता है, शैशवावस्था में होता है, तो अपने मां से सीखता है, मां से बातचीत करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे अपनी भाषा को अपने परिवार के साथ आदान प्रदान करता है। उसी को ही हम मातृभाषा कहते हैं। बात करते हैं बोली। कई राज्य में कोई क्षेत्र होता है और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हो गया आसामी, कन्नड़, मलयामी, बंगाली, ये सब भाषाएं हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहां उसका क्षेत्र बना हुआ है। जैसे हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं, कुमाऊं के लोग कुमायूनी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। यही सब, इसी को ही हम बोली कहते हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रभाषा कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है, पूरे देश में होता है, उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। हिंदी है। संविधान में इसको मान्यता दे दी गई है। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दे दी गई है। इसी तरह से 14 सितंबर के दिन इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें पूरे देश में, पूरे हम देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। और उसमें जो हिंदी है, जो हिंदी बोली जाती है, जो भाषा, वह विश्व में दूसरे स्थान पर है। बात करते हैं लिपि की कि लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। तो यहां पे लिखा गया है कि भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी हम भाषा लिखते हैं उसके लिए चिन्ह का एक व्यवस्थित क्रम होनी चाहिए, उसी को हम लिपि कहते हैं। अगर वह क्रम अव्यवस्थित होगा तो वह लिपि नहीं कहा जा सकता है। बात करते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण को हम परिभाषा किस तरह देंगे, आज आपके सामने है। लिखा गया कि व्याकरण, यहां पे लिखा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना, समझना आ जाता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जिस प्रकार से
हम किसी से बोलते हैं, बेहतरीन पूर्वक किसी से साझा व्यक्त करते हैं, उसी को यहां पे प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आ जाता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना न भूलिए। धन्यवाद। अगले टॉपिक में बताया जाए कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं।